देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त डेस्परेट हैं। फ्रैंकली उनको ऑफ रैम्प चाहिए, क्योंकि उनको पूरा विदित हो गया है कि वो फंस गए हैं। ही इज इन एन एस्केलेशन ट्रैप। प्रॉब्लम है उनका अहंकार, उनकी ईगो, मॉन्यूमेंटल ईगो, जी और नार्सिसिस्ट हैं वो। 24 घंटे टीवी पे बैठे रहना चाहते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस वीकेंड पहली बार वो टीवी से गायब हो गए। क्योंकि वो हॉस्पिटल में अभी हैं? अभी वो हॉस्पिटल में है सर। अच्छा, ये भी खबर है। वीकेंड पे गायब हो गए, क्योंकि उस वक्त वो बैठे हुए थे और कहा जा रहा है कि एक बड़ा ऑपरेशन प्लान किया था। नाम के लिए तो वो एक पायलट को रेस्क्यू करने के लिए था, 48 घंटे का। वैसे बड़ा शानदार ऑपरेशन चला है और क्रेडिटेबल है कि वो रेस्क्यू कर पाए हैं पायलट को। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक जो कॉस्ट पे किया है उनके, एक तो गिरा F-15 जहाज, शॉट डाउन, 2 बंदे थे उसमें। पायलट जल्दी रिकवर हो गया। जो वेपन्स ऑफिसर था लेफ्टिनेंट कर्नल, वो कोई 48 घंटे के बाद रिकवर किया हुआ। कह रहे हैं भीषण, काफ़ी बुरी तरह से घायल है। वी होप ही सर्वाइव्स। और लेकिन आपका एक F-15 जहाज गिरा, एक आपका A-10 वॉर्टहॉग गिरा, ठीक है। 2 आपके जो C-130 MJ थे, जो कि मॉडिफाइड हैं फॉर स्पेशल ऑपरेशंस, बहुत महंगे जहाज, 3 मतलब कोई $300 मिलियन के 2 जहाज वहाँ वो एक डिसयूज्ड एयरफील्ड पे लैंड किए थे। उनके अंदर वो छोटे छोटे हेलीकॉप्टर ले गए थे, जो मिनी हेलीकॉप्टर, जो छोटे हेलीकॉप्टर होते हैं रेकी शेकी के लिए, जिनकी रेंज इतनी नहीं होती, उनको जहाज में डाल के वो ले गए थे। वहाँ निकाला, उनसे चेक किया। वो बंदा कहते हैं 7000 फुट के पहाड़ के ऊपर जाके छुप गया था, हालांकि घायल था, वेरी क्रेडिटेबल। और ईरान के भी फौजें उसको पकड़ने के लिए उन्होंने कि $60,000 का इनाम रखा था इसके सर के ऊपर। और वो पकड़ के ट्रॉफी एक दिखाना चाहते थे, तो अमेरिका की बड़ी एम्बेरसमेंट होती उससे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े कीन थे कि किसी को कैसे भी उसको निकाला जाए। सेंट्रल कमांड अमेरिका ने काफ़ी बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। उसमें ये जो 2 C-130 MJ जहाज़ थे जो कि ध्वस्त हो गए, और उनके जो स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड्रन है हेलीकॉप्टर्स का, 160 स्क्वाड्रन, जो कि वेनेजुला में भी काम आया था, ये वो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स हैं। तो वो मतलब पकड़े नहीं जाते रडार के ऊपर, और वो वहाँ गए, वहाँ जाके रेस्क्यू करके लाए। उनके जो सील थे और स्पेशल फोर्सेस के बंदे, वो जाके रेस्क्यू करके लाए उसको। ईरान कह रहा है साहब कि दाल में कुछ काला है। इतना सीधा एक बंदे के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं, क्योंकि कोई वीडियो भी नहीं अभी तक दिखा पाए, कुछ भी उन्होंने दिखा नहीं पाए। ईरानियन दिखा पाए हैं जले हुए जहाज़ों का, टूटे हुए हेलीकॉप्टरों का मलबा, क्रैश वहाँ पे। सीन्स आर वेरी रेमिनिसेंट। याद है आपको 1980 में जिमी कार्टर ने हॉस्टेज रेस्क्यू, 58 हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करने के लिए बड़ा भारी स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन डेल्टा फोर्स का लॉन्च किया था। कर्नल चार्ली बेकवेथ उसमें इन्वॉल्व थे बेचारे। तो वहाँ भी एक डिसयूज्ड एयरफील्ड के ऊपर उन्होंने लैंड किए थे अपने जहाज़ और हेलीकॉप्टर, बड़ी भारी, कोई 8-10 जहाज़ थे वहाँ पे। और वो कन्फ्यूजन भगदड़ी में वो एक बड़ा हेलीकॉप्टर चिनूक और एक C-130 की टक्कर हो गई थी। वो दोनों वहाँ ही ध्वस्त हो गए, बाकी सब उठ के भागे वहाँ से। बड़ा फियास्को हुआ था साहब, और पूरी दुनिया में वो इमेजेस फैल गई थी। नाउ इस बार बंदा निकाल लिया, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। रिमार्केबल ना, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। मतलब जहां तारीफ करने की जरूरत है, तारीफ ये ऑपरेशन की जाएगी। हो सकता है इस बार उन्होंने अपने एयरफोर्स डिपार्टमेंट का सुना है, क्योंकि पीट हेग्सेथ और इनकी तो जो चर्चाएं आ रही है कि वो बिल्कुल सुन ही नहीं रहे अपने फोर्सेस की। अब ये 8 बजे का जो उन्होंने ट्वीट किया या मैसेज डाला कि वार्निंग दी, उसके पहले उन्होंने ईरान को गालियां दे दी, दे आर बास्टर्ड्स। ये ऑफ कोर्स हम कैमरा पे नहीं दिखा सकते, लेकिन ये बात उन्होंने बोली। तो ये किस लेवल का फ्रस्ट्रेशन है सर? वॉर आप कैसे देख रहे हैं, क्या होने वाला है? बहुत ज्यादा तबाही कि उनको एक जीत फिर से दिखा दे कि हमने तो तबाह कर दिया, पाषाण काल में भेज दिया ईरान को। तो पाषाण काल में आप ईरान को भेजेंगे? ईरान जो पूरा मिडल ईस्ट सेक्टर है, उसकी सारी जो ऑयल फील्ड्स हैं, उसकी सारी जो गैस फील्ड्स हैं, उनको भी पाषाण युग में पहुंचा देगा। मतलब 22% दुनिया का तेल तुम उड़ा दोगे यार। और ईरान ने सीधी धमकी दे दी है कि तुम जरा और उंगल करके देखो
तो जो आपका रेड सी का बाबल मंदेब की स्ट्रेट है वो भी बंद कर देंगे। यहाँ से 22% तेल आता है हॉर्मुज से, वहां से 12% आता है, 32% तेल दुनिया का गायब हो जाएगा। अगर अमेरिका के चटक चार्ली ये सोचते हैं कि साहब हम अब तेल बेचेंगे, 16% तेल है आपके पास दुनिया का, 32% हटा के क्या किसको बेचोगे, खुद को क्या नहाओगे, क्या निचोड़ोगे? तो ये करना मतलब क्या चाह रहे हैं? ये साहब फंस बस एक गए धमकी है। ये फंस गए हैं। ये कोई पहली धमकी है? जी बिल्कुल, 2 महीने में 48 घंटे, 5 दिन, 10 दिन, 48 घंटे, एक दिन आगे एक दिन आगे। आप समझते हैं दुनिया आपका तमाशा नहीं देख रही? ये लड़ाई इसको कभी करनी नहीं चाहिए थी। घोड़े पे चढ़ के ये लड़ाई करी, वेनेजुला पे कब्जा पा लिया तो सोचा सर 7वें आसमान पे पहुंच गया। सो यही हम बात कर रहे थे कि क्या अब एक्शन ले सकते हैं। अभी आपने सुना ही कि ट्रम्प आज 10:30 बजे बोलने भी वाले हैं, और अभी उनकी जो जानकारी मिल रही है कि वो हॉस्पिटल में है, और उस हॉस्पिटल को पूरे तरीके से खाली कर दिया। सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने लगा कि उनकी मृत्यु हो गई। चलिए ये सब तो अलग बात है सर, लेकिन वो हॉस्पिटल से आएंगे एंड ही विल मेक अ स्पीच, और पहले भी कर ही चुके हैं। कैसे देख रहे हैं सर, क्या ज्यादा बड़ा? 85 साल के ये हो गए हैं। हम हर किसी की दीर्घायु की शुभकामना करते हैं, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रेस में है इस वक्त। तो आई वुड नॉट दिस थिंग पास्ट। और जिस तरह से वो, मुझे समझ नहीं आया कि एक राष्ट्रपति को इतना ज़्यादा क्यों प्रेस के सामने डेली बेसिस पे आने की ज़रूरत। मिनट बाय मिनट आप जाके, मतलब ये सारी चीज़ें अदरवाइज कवर हो जाती हैं। वेरी स्ट्रेटेजिकली इंटरवीन करते हैं टॉप लेवल के, जब कोई खास बड़ी बात होती है। ये 24 घंटे ये टीवी पे बैठे रहते हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट, बड़ा शौक है अपनी शक्ल देखने का टीवी के ऊपर। आधा टाइम तो ये टीवी पे रहते हैं, आधे से ज़्यादा। जी ठीक है। और उस बड़बोलेपन में ये बड़ा चतुर समझते हैं अपने आप को, कहते हैं कि साहब कोई मेरे गेस नहीं कर सकता कि मैं अगला क्या करने वाला हूँ। साहब आपको मालूम है कि आप क्या करने वाले हैं? दुनिया तो अब ये सवाल कर रही है कि भैया आप यू आर साउंडिंग इरेशनल एंड इनसेन। जी बिल्कुल, फ्रांस ने आगे आके बोल दिया कि ये तो बिल्कुल ही इरेशनल और इनसेन साउंड कर रहे हैं। और सारे यूरोपीय देशों ने बोल दिया, हर किसी को लात मारते हैं। सबसे ज्यादा जो दोस्त हैं इनके अमेरिका के, सबसे ज्यादा लाते हैं उनके लिए रिजर्व्ड है। यूरोप के बुरे हाल कर दिए, उनके लीडरों को ऐसा जलील किया है कि वो भी अब तंग आके, कोई हद होती है ना जलील करने की, वो तंग आके उन्होंने बोला तू जा भाड़ में यार, ऐसी की तैसी में जा। जापान को पकड़ के उसकी प्राइम मिनिस्टर बेचारी बिठा के उस महिला को ये पर्ल हार्बर की बकवास करना शुरू कर दी। ये ही इज आउट ऑफ हिज माइंड। देखिए मैं फिर एक बार बेटा समझाना चाहता हूँ कि व्हाट इज एट स्टेक। प्लीज समझिए। देखिए हमारे यहाँ एक तबका है, कह रहा था डोनाल्ड ट्रंप बड़ा स्ट्रांग है, देखो कैसे मसल दिया वेनेजुला को। उसी तरह ये मसल देगा वेनेजुला के बाद ईरान को, फिर ये क्यूबा पे चढ़ जाएगा साहब, फिर ये ग्रीनलैंड पकड़ लेगा, फिर ये कनाडा पकड़ लेगा। ये तो साहब उभरती शक्ति है, नया बेसरताज बादशाह है दुनिया का। इसके पांव पकड़ लो, चूम लो, पंगा मत लो भाई इससे। ये ऐसा डरपोक तबका भारतवर्ष में है जी, महिमा मंडन करने वाले। मैं शुरू से कह रहा हूं साहब कि देखिए ये निर्णायक युद्ध होगा 21वीं सदी का। ये युद्ध फैसला करेगा कि क्या दुनिया वापस यूनिपोलैरिटी की तरफ डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी से धकेल दी जाएगी या एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर उभर कर आ जाएगा सशक्त रूप से। इसमें हम काफी बात कर सकते हैं और इसमें ये हो रहा है। देखिए ये प्लीज मुझे को ये कहने दीजिए, ये बहुत जरूरी है, लोगों को समझना जरूरी है। लोग हैरान हो रहे थे कि मैं क्यों ईरान का पक्ष ले रहा हूं। मैं ईरान किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि जा किस तरफ रही है दुनिया। इसी जब लड़ाई शुरू होती है तो जब मैं एमओ डायरेक्टरेट में था तो हम लोगों को पूछा जाता था, हाँ भाई किस तरफ जाएगी? सब लोग उस तरफ जाना चाहते हैं जहां जीत हो जी। जो पिटने वाले हैं, हारने वाले, उनके साथ थोड़ी ना कोई सहानुभूति दिखाता है, अनलेस आपके बड़े भारी इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो हम जो है हमारे यहाँ अंदाज लगाया गया कि साहब वेनेजुला के बाद तो अमेरिका की तो कोई
कोई फिसाद नहीं, सानी नहीं, मिसाल जी, नहीं, जी। एकमात्र शक्ति है, सुपर पावर जी। है, तुमको मसल देगा इंडिया वालों, तो साष्टांग हाथ जोड़ के लेट जाओ। अबे तुम लेटो, ऐसे लेटने वाले भारत में कोई कमी नहीं है। तभी तो 250 साल अंग्रेज राज कर गए, 40,000 हमारे ऊपर। जी। कि साष्टांग दंडवत कर दो साहब, बड़ी ताकत है। अरे हिजड़े हैं साहब ऐसे लोग। और हुआ क्या है, ईरान, मैं शुरू से कह रहा था कि साहब आप ईरान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, यू आर सीरियसली अंडर एस्टिमेटिंग ईरान। और ईरान के पीछे है रूस, ईरान के पीछे है चीन, ईरान के पीछे है नॉर्थ कोरिया, क्रिक उसको बोलते थे, चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये क्रिक इन द नेक बन गई है। वो बोलते हैं ना गले में दर्द शुरू हो गई साहब, यहाँ पे जो होती है जब ज्यादा टेंशन हो जाती है, ठीक है। उसने क्या दिखाया है, ये एक मिडिल ईस्ट ये एक मिडिल पावर थी, ये एक थर्ड वर्ल्ड पावर, जी। ये ब्रिक्स का मेंबर है ईरान, जी। आप ब्रिक्स के प्रेसिडेंट हैं, जी। ठीक है। तो दुनिया बड़ी उम्मीद से आपकी तरफ देख रही है, पूरी थर्ड वर्ल्ड देख रही है, आप स्पोक्समैन हैं ग्लोबल साउथ के, और आप चुप्पी साध के बैठ गए। हम लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, लेकिन शायद ये सोच रहे थे कि अमेरिका बिल्कुल जीत जाएगा, इजराइल भी है। ये तो एक स्ट्रेटेजी थी ना सर, ये स्ट्रेटेजी तो यही थी कि दो दिन में, ये तो एक अंदाज था ना कि ये तो 2 रगड़ दिन में देंगे वॉर साहब। खत्म होगा, लोग आ जाएंगे। 48 घंटे में लड़ाई की खत्म हो गई होगी, आयतुल्ला को मार डाला, 48 टॉप कमांडर मार डाले, रोज एक दो कमांडर टपका रहे हैं, और ये भी बोला तो जा ये रहा है, खत्म हो जाएंगे साहब, बस आप गिरे गिरे गए गए गए। तो मैं शुरू से कह रहा था साहब, कौन गया किधर गया। जी। और माफ कीजिए, जो मेरा अंदाज था, शायद मैं आई कैन से इन ऑल ह्यूमिलिटी कि वो 16 आने सच बैठा। जी बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। और एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री ने, अमेरिका जैसी सुपर पावर, इजराइल के साथ जो मिलकर हमला कर रही थी, जी। उसको नाको चने चबा दिए हैं साहब। 37 दिन हो गए, लड़ाई खत्म होना तो अब दरकनार और भीषण होती जा रही है। अच्छा, आप लड़ने का शौक फरमाते हैं, लड़ो मरो यार, लड़ो मरो, हमें तो बख्श दो ना। जी। हमको तो आप दोस्त कह रहे हो, अमेरिका अमेरिका कहता है हमारा दोस्त है भारत, और वो हमारे पिछवाड़े में आग लगाता है, ठीक है। जी। और वहाँ इजराइल तो खैर बहुत घनिष्ठ मित्रता है, साफ कहना पड़ेगा, हर लड़ाई में हमारा सपोर्ट किया है, इसलिए हम लोग भी अब बड़े असमंजस में थे, जी। क्योंकि ईरान भी हमारा ठीक रिश्ते थे। बिल्कुल। अरे भाई, सेंट्रल एशिया में जाने के लिए किसने आपको रास्ता दिया? ईरान ने। अफगानिस्तान में जाने के लिए किसने रास्ता दिया? ईरान ने। चाबहार का पोर्ट किसने दिया? ईरान ने। जी। तो फिर कैसे कह रहे हो कि वो भी हमारा दोस्त है? जी। ठीक है साहब। और हमको अपने राष्ट्रहित देखने हैं ना साहब। जी। अमेरिका के राष्ट्रहित के लिए हम कोई 51st स्टेट तो नहीं है अमेरिका की। बिल्कुल। हम अभी हम कॉलोनी नहीं बने हैं, हालांकि कई लोग बनवाना चाहते हैं, हरामखोर जिनको आदत है चाटुकारिता की, है कि तलवे चाट चाट के साहब दिल नहीं भर रहा। वो 75 साल से अंग्रेजों के तलवे श्वेत लोगों के नहीं चाटे। वो ऑब्सेशन विद द वाइट स्किन अभी गया नहीं भाई, वो व्हाइट स्किन करते करते बस यार दंडवत करो साहब, वो ये करो, लड़ो नहीं, रूस को मारो लात, जो मार के देखो कहां से तेल आ रहा है। 90% तुम्हारा तेल अब वहां से आएगा अगर इस तरह चलती रही बात। गैस भी वही देने को तैयार है, वो आपका ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है। नहीं साहब, अमेरिका, ट्रम्प बड़ा स्ट्रांग है, इसको मारो लात, हम ईरान को खत्म कर देगा इजराइल, हम भी मिल जाएंगे उसके साथ, उसकी बैंड वैगन पे चढ़ जाएंगे। बीच का रास्ता नहीं हुआ है, नहीं हुआ। यथार्थ पे जाइए, वेक अप प्लीज, प्लान ऑन एक्चुअल्स, नॉट योर सब्जेक्टिव फैंसीज एंड इमेजिनेशन। लेकिन सर, जैसे पाकिस्तान ने कोशिश की और उनकी बहुत बेइज्जती भी हुई कि हम पीस टॉक्स कराएंगे जी अपनी कंट्री में, ना कोई आया, ना पीस टॉक्स हुए, कुछ भी नहीं हुआ। भारत के पास सर, जैसे आप बोल रहे ब्रिक्स के हम प्रेसिडेंट हैं, ईरान हमारी सुनता, यूएई बार बार हमें बोलता रहा कि आप क्यों नहीं आ रहे, आप आइए, आपकी बात सभी सुनेंगे, तो हम क्यों नहीं अपने में कॉन्फिडेंस? मुझे साहब बिल्कुल समझ नहीं आया है। मैंने सोचा था कि हमारे इतने अच्छे रिश्ते हैं इजराइल के साथ, अभी लड़ाई के शुरू होने के एक दिन पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी वहां गए, टॉप ऑनर लिया, सब कुछ किया जी। इतने अच्छे, मतलब दोस्ती यारी बड़ी घनिष्ठ है इजराइल के साथ जी। ईरान से अच्छे रिश्ते हैं, सारी गल्फ कंट्री से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और नाम को कहने को अमेरिका भी, डोनाल्ड ट्रंप साहब हालांकि 50% टैरिफ लगाते हैं, हमें कहा जा रहा है सबसे बढ़िया दोस्त हमारे वो है? अब
कई चीजें अब मैं माफ कीजिए, मंदबुद्धि हूँ, सैनिक हूँ, नहीं मुझे सर, समझ आपको नहीं सुनना आती, चाहते हैं सभी। नहीं मुझे समझ नहीं आती शायद। तो हमने सोचा था साहब कि इस वक्त अगर एक देश है विच इज वेल प्लेस्ड कि वो शांति वार्ता शुरू कराए और ये तमाशा खत्म कराए, वो है भारतवर्ष। जी ठीक है, लेकिन जब हम लोगों ने ये सुझाव दिया भी टेलीविजन पे, तो वहां से जवाब आया कि हम कोई ब्रोकर नेशन नहीं है। साहब मेरा सिर्फ, हाँ मैं नाचीज हूँ, है कोई, मुझे तो फौजी हूँ, मेरे केवल देश की रक्षा ही मुझे आती है, लेकिन मुझे एक चीज दिख रही है कि हर दिन जो ये लड़ाई चल रही है, हमारे देश का भारी नुकसान और क्षति हो रही है। 50% तेल गल्फ से आता है, 60% गैस गल्फ से आती है, 32% फर्टिलाइजर गल्फ से आता है। बिल्कुल। और फर्टिलाइजर इस वक्त फसल बोने का टाइम है, आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन हो गई खत्म। ग्रीन रेवोल्यूशन की बुनियाद क्या है? ड्वार्फ व्हीट वैरायटी, नई राइस की स्ट्रेन और अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया। जी कहाँ है यूरिया? मैं कुछ प्लान सुन रहे सर कि नाइजीरिया से भी आएगा, लेकिन अभी लोग शायद नहीं ये साहब, प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे। नहीं साहब, क्योंकि अभी डायरेक्ट हिट उनको दिख नहीं रहा, लेकिन रियलिटी तो ये है सर कि वो प्लांट्स अगर डिस्ट्रॉय हुए हैं और जो 40% अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, 45% आपकी नेचुरल गैस कहां से आ रही थी? क्वातार से। अगले 5-6 महीने बहुत सीरियस, 5-6 महीने छोड़ दो बेटा, मैं कह रहा हूं कि वो 5-6 साल वो प्लांट नहीं आएगा। तो गई तुम्हारी 45% गैस। जी ठीक है, अब यहां से लाओगे, वो सब बड़ी अच्छी बात है, किस कीमत पे लाओगे? महंगाई बहुत ज्यादा। देखिए साहब, मैं प्लीज समझिए, ये सिंपल मैथ्स, एक फौजी, गणित मेरी स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन सिंपल मैथ्स मैं समझा दूं जी। ये बहुत अच्छी बात है कि हम कहें कि इंडिया इज एन ओशन ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। ये किनके वक्तव्य हैं? हमारी ऑयल मिनिस्ट्री के। मैं दाद देता हूं उनकी कॉन्फिडेंस को, और ये वो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, तभी लोग आश्वस्त रहेंगे। लेकिन इतना भी नहीं बोल देना चाहिए कि जो हम करने। सर आप कह रहे हैं इंडिया इज एन आइलैंड ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। सिंपल फैक्ट इज कि 90% आपकी एनर्जी बाहर से आ रही है। तो व्हाट एनर्जी सिक्योरिटी? आपके पास थोरियम की रेत है, उससे आप न्यूक्लियर पावर पैदा कर सकते हैं, क्यों नहीं पैदा करी है अभी तक? क्यों आप डिपेंडेंट है बाहर वालों पे? वो करो यार, अब स्टार्ट कर दो। देर आए दुरुस्त आए, अब तो कर दो कि हमें बाहर पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। फ्रांस ने 75% अपनी एनर्जी न्यूक्लियर की है। जी बिल्कुल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.